हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर अल्काइल बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बारे में स्टडी की थी। बेसिकली हम लोग डिटर्जेंट और सोप की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब डिटर्जेंट क्या है, सोप क्या है, उसमें कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और क्या और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। तो फर्दर हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि सोप या डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम लोग किस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग सोप की मैन्युफैक्चरिंग लेंगे। तो सोप बेसिकली क्या होता है, जो हम लोगों ने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था वहाँ पे स्टडी की थी कि सोप क्या होता है। ये फैटी एसिड जो होते हैं, आपके वसी अम्ल जो हैं, उनका ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो हम लोग अब जानना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल क्या होगा बेसिकली अपना। तो रॉ मटेरियल जो होगा वो आपका फैटी एसिड्स होंगे रॉ मटेरियल बेसिकली। लेकिन फैटी एसिड्स ऐसे नेचुरली होते नहीं, उन्हें हमें ऑब्टेन करना पड़ता है। तो पहला जो रॉ मटेरियल हमें लेना पड़ेगा, या तो हमारे पास ऑलरेडी फैटी एसिड्स हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर फैटी एसिड नहीं है तो फैटी एसिड हम लोग को ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली फैटी एसिड्स जो है ना, फैटी ऑयल्स है, जो वसी ऑयल हैं उनसे ऑब्टेंड होता है। जैसे उसमें कोकोनट ऑयल हो गया, आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया। अपने कंट्री में जो है चर्बी जो है, जिसको टॉलो बोलते हैं, रिफाइंड टॉलो यूज़ नहीं होती है, लेकिन ये कुछ कंट्रीज़ में जो है ना टॉलो जो चर्बी भी है ये भी यूज़ होती है। तो चर्बी यूज़ करते हैं वहाँ पे। ग्रीस हो गया, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल, बेसिकली वेजिटेबल ऑयल से सोप बनता है। तो ऑयल लेते हैं। अब इस वेजिटेबल ऑयल को हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, एसिड ऑब्टेन करना है। तो जैसे हम लोग, क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि सोप जो बनाएंगे तो हमें एसिड्स, फैटी एसिड्स चाहिए, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं किसी अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो हमारे पास क्या होना चाहिए रॉ मटेरियल में, सबसे पहले फैटी एसिड्स ऑब्टेन करने के लिए फैटी ऑयल होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग का क्या होना चाहिए, जो आपका सोडियम, क्योंकि NaOH से रिएक्शन करानी है तो NaOH अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि ये जो पहली रिएक्शन है बेसिकली हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा फैटी ऑयल से फैटी एसिड्स। तो फैटी ऑयल से फैटी एसिड्स को जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसको प्रोसेस कहते हैं हाइड्रोलिसिस, या जो टर्म यूज़ किया जाता है बेसिकली इसको स्प्लिटिंग कहते हैं। मतलब फ़ैट को स्प्लिट करके हम लोग एसिड बनाते हैं, तो फैट स्प्लिटिंग है। तो पहला स्टेप जो होगा इस प्रोसेस में वो फैट स्प्लिटिंग होगा। मतलब फैट स्प्लिट, हम लोग फैट जो ऑयल हैं या फैट्स हैं, फैट ऑयल को फैट्स बोलते हैं, फैट से हम लोग एसिड्स बना लेंगे, फैटी एसिड्स बना लेंगे, तो वो स्प्लिटिंग में होता है। तो पहला स्टेप जो होगा स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग में मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, फैट है। तो फैट आर जो है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था आर क्या है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। आर जो बेसिकली हो सकता है आपका स्टीयरिक एसिड हो सकता है या पाल्मिटाइट हो सकता है। तो वो मतलब C18, मतलब उसमें कार्बन नंबर आप C18 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ CO होगा तो C17H35 हो सकता है, या और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी और जिस चीज़ तरह की अवेलेबिलिटी होगी उस तरह का एसिड, उस तरह का फैट लेंगे। इसलिए जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे R जस्ट शो किया है। एल्काइल ग्रुप है बेसिकली, C17H35 हो सकता है, या C15H31 हो सकता है। मतलब सैचुरेटेड फैट्स हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैट हो सकते हैं। तो वो हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे वाटर से। तो वहाँ से हमें जो ये फैट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल एसिड में, और फिर यहाँ से हमें ग्लिसरीन मिलेगी। ये क्या है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का CH2OH, CHOH, CH2OH, ये फार्मूला अगर इसको देखेंगे आप लोग तो CH2OH, CHOH, CH2OH, तो ये ग्लिसरीन है या ग्लिसरॉल भी इसको कहते हैं। ये बाई प्रोडक्ट मिलता है इस प्रोसेस में। तो वन स्टेप में हम लोग को फैटी एसिड मिल गया। फिर दूसरा स्टेप हम लोग का क्या होगा कि अब फैटी एसिड्स को बेसिकली हम लोग क्या करा देंगे, ये रिएक्शन करा देंगे, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं उसको। तो एसिड है अपना, NaOH से रिएक्शन कराया तो बेसिकली क्या, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, H2O, यहाँ से OH, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के H2O बना लेगा, और आपका ये जो
आयंस बनेगा, मतलब बेसिकली ये सोप बन जाएगा यहाँ से। तो ये आयनिक फॉर्म में होता है ये, तो यही सोप होता है। अब क्या फैटी एसिड्स का जो है ये सॉल्ट होता है। अब हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर, बेसिकली दो प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं वहाँ पे हमने देख लिए। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा कि हमें फैट से फैटी एसिड्स बनाना पड़ेगा, और दूसरा स्टेप क्या होगा कि सैपोनिफिकेशन होगा। जब एसिड हमारा बन जाएगा तो उसको हम लोग किस तरह उसको न्यूट्रलाइज करके हम लोग सोप बना लेंगे। तो प्रोसेस इस तरह है, क्योंकि ये सबसे पहले हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन करानी है, हाइड्रोलाइजर मतलब हाइड्रोलिसिस करानी है। वो क्या होती है? कैटालिटिक रिएक्शन होती है। तो कैटलिस्ट हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? जिंक ऑक्साइड हम लोग कैटलिसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फैट लेते हैं। फैट का जो सोर्स है, क्योंकि हम लोग लिक्विड में बेसिकली ऑयल ले रहे हैं, ये वेजिटेबल ऑयल ले रहे हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर हम लोग अगर सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे टॉलो ले रहे हैं, चर्बी ले रहे होंगे, तो वहाँ पे ये जो फैट और कैटलिस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं बेसिकली। वो वहाँ अगर वो सॉलिड होगा तो स्टीम भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ क्योंकि हम लोग अपने इस प्रोसेस में की बात कर रहे हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फैट यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो फैट और ऑयल को, कैटलिस्ट को, जिंक ऑक्साइड है, कैटलिस्ट को हम लोगों ने मिक्स किया और यहाँ पे मिक्सर से उनको प्रॉपरली मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग ले जाएंगे रिएक्टर में। पहली हमारी रिएक्शन करानी है, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, हाइड्रोलाइज़र में ले जाएंगे, वहाँ पे बॉटम पे इसको फीड करते हैं। उसके बाद टॉप से जो है हॉट वाटर फ्लो करते हैं। ये वाटर जो है ना, मतलब दोनों का जो अगर हम लोग का देखा जाए, इसको ग्लिसराइड कहते हैं, फैट को ग्लिसराइड। तो ग्लिसराइड का और ये हॉट वाटर एक दूसरे में काउंटर करंट फैशन में जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। काउंटर करंट फैशन का मतलब ये कि अगर ये आपका ऑयल जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो वाटर जो है, हॉट वाटर, ये बॉटम की तरफ मूव कर रहा होता है। तो फिर आपस में रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी यहाँ पे, और फैटी एसिड्स आपके बन जाएंगे और ग्लिसरीन बन जाएगी। ग्लिसरीन जो वाटर के साथ जो है मिक्स हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, और आपका ये जो फैटी एसिड्स हैं और आपके जो दूसरे इसमें वेपर्स भी होंगी, वो टॉप पे ऑब्टेन हो जाएंगी। इस रिएक्टर का जो टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग रखते हैं, तो ये बहुत हाई प्रेशर रिएक्शंस हैं बेसिकली। स्प्लिटिंग रिएक्शंस जो होती हैं फैट्स की, वो हाई प्रेशर रिएक्शन होती हैं, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो बैच प्रोसेस होते हैं, तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा 230 to 250 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत मतलब हॉट वाटर हम लोग यहाँ पे वो करते हैं, फीड करते हैं टॉप से। और प्रेशर जो होता है 40 to 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ से हम लोग को फैटी एसिड्स मिलता है। इसके साथ क्या होगी, कुछ वेपर्स भी होंगे, क्योंकि हायर टेम्परेचर है तो वेपर्स भी होंगे। तो उन लोग को, ये एसिड्स प्लस वेपर्स को वेपर्स हम लोग सेपरेट करना चाहेंगे, तो बेसिकली हम लोग कहाँ ले जाएंगे? स्टीम फ्लैश टैंक में। मतलब जब लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है तो हम लोग सेपरेट किस में करते हैं? फेस सेपरेटर में करते हैं बेसिकली। और फेस सेपरेटर क्या होता है बेसिकली कि फ्लैश टैंक होता है जहाँ पे प्रेशर हम लोग थोड़ा सा कम रखते हैं, जिससे फ्लैश हो जाता है, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि आपकी वेपर्स थी या स्टीम थी, वो यहाँ से हम लोग सेपरेट कर लेंगे, और हम लोग को यहाँ पे रिलेटिवली जो है कम, जिसमें अब फैटी एसिड्स मेजर कंपोनेंट होगा, उसको यहाँ से ऑब्टेन करके उसको डिस्टिलेशन में यूनिट में ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ से जो आपकी ये एसिड्स बने हैं उसमें 100% कन्वर्जन होगा नहीं, कोई भी प्रोसेस 100% तो कन्वर्ट नहीं करता, बहुत कम ही प्रोसेस हैं जिसमें 100% कन्वर्जन मिलेगा। तो और कुछ प्रोडक्ट्स भी, बाई प्रोडक्ट्स भी अगर हो सकता है बन जाएँ, तो जो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी होंगे बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होते हैं। मेजरली क्या होता है, आपका फैटी एसिड्स होते हैं, उनको हम लोग ले जाते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में। लेकिन वो कैसा डिस्टिलेशन कॉलम है? अंडर वैक्यूम वो काम करता है। तो वैक्यूम काम करता है, तो जिससे आपकी ये आपकी फैटी एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते, तो जिससे वो फर्दर दूसरे बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं या दूसरी और रिएक्शंस नहीं होती हैं। तो हम लोग यहाँ से जो वेस्ट है अपना उसको रिमूव कर लेते हैं। जो आपका यहाँ से बेसिकली क्या मिलेगा, फैटी एसिड्स है, उसको हम लोगों ने कूल करके यहाँ पे हमें फैटी एसिड्स मिल गया, तो उसको हम लोग टावर में ले जाते हैं। यहाँ पे कूलिंग टावर, यहाँ पे होल्डिंग टावर है, यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें यहाँ से फैटी एसिड्स मिल गया है, तो फैटी एसिड्स को हम लोग टावर में ले जाके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब ये स्टीम जेट इजेक्टर है, इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए किया जाता है इसका यूज़।
तो यहाँ से वैक्यूम क्रिएट हम लोगों ने कर लिया। और जो लाइटर फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे, जो वैक्यूम यहाँ से ये वैक्यूम कॉलम था, उसको जो है हम लोग यहाँ से बेसिकली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त हम लोग को फैटी एसिड्स मिल गई हैं। अब अगर फैटी एसिड्स को हम लोग को यहाँ सोप मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम लोग सोप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले जाएंगे। अगर सोप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, हम लोग को इसको सेल करना है, तो यहाँ से सेल के लिए ले जाया जा सकता है। अब जब हम लोग को फैटी एसिड्स मिला और हम इसी प्लांट में सोप को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसको अब हमें दूसरी रिएक्शन करनी पड़ेगी। दूसरी रिएक्शन अपनी क्या थी, वो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन थी। तो उसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को ट्रीट करते हैं किससे, आपके NaOH से, कॉस्टिक सोडा से। तो NaOH को यहाँ पे एक टैंक में ले जाएंगे, उसमें ये हाई स्पीड से स्टरिंग करते हैं, मतलब मिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे मिक्स हो जाता है। उसके बाद भी फर्दर सेपोनिफिकेशन करते हैं। वो एक ये आपका ब्लेंडर है। ब्लेंडर क्या यूनिट है, यहाँ पे ये जो है ब्लेंडिंग होती रहती है, धीरे 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 ये रोटेट करता रहता है, स्लो स्पीड में ब्लेंडिंग होती रहती है। यहाँ पे प्रॉपर जो है ना मिक्सिंग होती है। अगर यहाँ पे जो मिक्सिंग नहीं हो पाती है तो यहाँ पे स्मॉल स्पीड में जो है मिक्सिंग करते रहते हैं। और जो एडिटिव्स हमें ऐड करने हैं इस प्रोसेस में, वो एडिटिव्स ऐड करते हैं। जैसे डिफरेंट एडिटिव्स हैं ना, जैसे लेदर के लिए, या फिर आपके जो STTP था, या उसमें एंटी कोरोजन एजेंट डालना होता है, तो यहाँ पे हम लोग फर्दर डाल के फिर ब्लेंडिंग करते हैं उसकी अच्छी से। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग हो जाती है, तो बेसिकली जो सोल्यूशन बनता है वो सोप सोल्यूशन अपना प्रिपेयर हो जाता है। अब फर्दर किस तरह की इसकी एप्लीकेशन है और किस तरह हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, वैसे हम लोग उसको फर्दर यूज़ कर लेंगे। अगर हम लोग को बार्स बनाने हैं, मतलब केक बनाना है, केक टाइप का, तो सोल्यूशन को हम लोग ये लाइंस हैं, मतलब फ्लो पाइप्स होंगी वो, क्योंकि हम अगर टेम्परेचर हम लोग कम कर देंगे तो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो हायर थोड़ा सा हीटेड पाइप रहती हैं, वहाँ से ले जाते हैं। अगर बार बनाना है तो हम लोग प्रेस में ले जाएंगे, वहाँ पे अपना बार्स उसको बना लेंगे। उसको अगर हम लोग छोटे छोटे चिप्स में बनाना है या फ्लैक्स बनाना है उसको फर्दर यूज़ के लिए, तो हम लोग फ्लैक बना लेते हैं। अगर उसको हम लोग को पाउडर, सोप पाउडर बनाना है, तो उसको क्या करेंगे, जो आपका लिक्विड है उसको धीरे धीरे स्प्रे करेंगे, जिससे उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सोप सोल्यूशन मिल गया है। उसको हमें किस तरह यूज़ करना है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से 3 पार्ट में फर्दर क्लासीफाई कर लिया गया है। तो अगर सोप की बात की जाए तो हम लोग यहाँ से, अगर सिर्फ सोप का डिस्कशन पूछा जाए, तो यहाँ रॉ मटेरियल जो अपना फैट्स हैं या फैटी ऑयल्स हैं, वहाँ से हम लोग सोप ये से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस की बात की जाए कि हम लोग को ग्लिसरीन भी जो ऑब्टेन हो रहा है इसमें, वो भी यूज़फुल प्रोडक्ट है, मार्केट में डिमांड उसकी है। तो जो स्टोरेज वगैरह में यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के, तो ये ग्लिसरीन जो हमें मिला है उसको अगर ऑब्टेन करना है, क्योंकि ग्लिसरीन जो यहाँ से मिलता है हम लोग को वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होता, क्योंकि हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें अगर वो डिज़ोल्व है, ये वाटर डिज़ोल्व है, तो ये 15 to 20% ही ग्लिसरीन रहती है, ऑलमोस्ट 15% ही रहती है, 20% भी यूजुअली नहीं रहती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हम लोग फैट्स यूज़ कर रहे हैं। ऐसे फैट्स जिनके मतलब ऐसे ग्लिसराइड या फैट्स बोलिए जिसमें फैट्स ये ग्लिसरीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली हम लोग को ग्लिसरीन का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्लिसरीन की कंसंट्रेशन मिलती है, अगर जैसे 100 लीटर सोल्यूशन अपने को मिला तो हमें सिर्फ 15 लीटर ही उसमें ग्लिसरीन है, बाकी दूसरी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, और ज़्यादातर अमाउंट में आपका ये वाटर है। तो वाटर कैसे सेपरेट करें, एक तो तरीका होता है कि हम लोग जो पहले प्रोसेसेस यूज़ किए जाते थे वाटर को सेपरेट करने के लिए, वहाँ पे हम लोग जस्ट बेसिकली क्या करते थे, उसको इवापोरेट करते थे, बेसिकली हीट कर देते थे, तो जिससे वो इवापोरेट हो जाता था। लेकिन कुछ नए प्रोसेसेस भी डेवलप हुए हैं। उन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, पहले आयन से एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी बेसिकली वो रिमूव हो जाती हैं, और यहाँ पे जो अपना ग्लिसरीन है और कंसनट्रेटेड हो जाता है, मतलब उसकी प्योरिटी और इंक्रीज़ कर जाती है। जो 15 से 20% की ग्लिसरीन, मतलब सोल्यूशन में ग्लिसरीन थी, वो ग्लिसरीन अब 25 to 30% हो जाती है। तो बेसिकली 2 आयन के बेड्स होते हैं इसमें ये मान लीजिए एक वेसल है, ये कहिए सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें आयन एक्सचेंज भरे रहते हैं, पूरी पैकिंग रहती है। तो
मतलब पूरे पैक रहते हैं, उसमें से हम लोग इसको फ्लो करते हैं आपके लिक्विड जो है। तो एक जैसे बेड जो है बेड में ऑब्जॉर्ब कर लिया, उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ से उसको प्रोसेस को यहाँ से वॉल्व से बंद कर देते हैं, फिर दूसरे बेड में प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से सेपरेट करने के बाद मतलब ये ऑल्टरनेट साइकिल में चलता रहता है, एक बेड चलेगा तो एक बेड दूसरा हम लोग सेपरेट करते रहेंगे। तो यहाँ से जो हम लोग का मिला, जिसमें बेसिकली ग्लिसरीन है ज़्यादातर क्वांटिटी में, मतलब ग्लिसरीन है 25 to 30%, उसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं। बेसिकली ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल से एक ही नाम है। तो यहाँ से ग्लिसरॉल जो मिला उसको हम लोग, क्योंकि वाटर है, अब वाटर को हमें रिमूव करना है। तो वाटर एक तो डिस्टिलेशन मेथड है, आप अब डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करिए तो कॉस्टली प्रोसेस होता है, एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। और जब मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इजीली बॉइलिंग से जस्ट नहीं रिमूव हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस उनमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तब मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस मतलब बॉइलिंग के बेसिस पे हम लोग हीट करने पे उनको रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो तब हम लोग डिस्टिलेशन प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हीट करके उनको निकाल लेंगे। तो ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर, ट्रिपल का मतलब यहाँ पे 3 इवापोरेटर लगा रहे हैं। यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने एक ही इवापोरेटर शो किया है। इस तरह 3 इवापोरेटर बेसिकली होते हैं, 3 इवापोरेटर होते हैं। एक जैसे ये एक इवापोरेटर है, आपने फीड यहाँ पे इंटर की तो फिर यहाँ से जो फीड निकलेगी उसको दूसरे इवापोरेटर में ले जाएंगे, फिर जो यहाँ से निकलेगी उसको तीसरे इवापोरेटर में ले जाएंगे। यहाँ पे जो लाइटर कंपोनेंट है वो यहाँ से भी निकल जाते हैं, फिर लाइटर कंपोनेंट यहाँ से, फिर लाइटर कंपोनेंट यहाँ से आपका निकल जाता है। यहाँ से बॉटम से हम लोग को ये जो आपका प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। और फिर इनको हीटिंग करते रहते हैं, क्योंकि हीट की ज़रूरत है। तो हीटिंग कॉइल से आप हीटिंग करते रहिए, और या भी और भी जो जैकेट अगर आप लगा के हीट कर सकते हैं तो जैकेट से हीट करते रहिए। तो बेसिकली ये ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर का मतलब 3 इवापोरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले में हम लोगों ने फीड किया, वहाँ पे स्टेज वाइज हम लोग मतलब वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। और फिर मतलब पहले में 15% हुई, फिर दूसरे में 10% हुई, या फिर मतलब 20% हो सकती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम लोग वाटर को इवापोरेट करते हैं। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को स्टीम यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको इवापोरेट करने के लिए हीट तो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, स्टीम के थ्रू हीट प्रोवाइड करें, या फिर हम जैकेट लगा के उसमें हॉट ऑयल या कुछ और ऐसा मीडियम प्रोवाइड करें जो इसको हीटिंग करे। तो स्टीम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर से जो आपका सोल्यूशन निकलेगा बेसिकली वो 80% मतलब यहाँ पे वाटर ज़्यादातर रिमूव हो जाता है, और 80% तक जो अपना ये ग्लिसरीन मिलता है उसमें 80% प्योरिटी हो जाती है। यहाँ शुरू में 15% प्योरिटी थी, मतलब अगर 100 लीटर आपका सोल्यूशन था तो 15% आपका ग्लिसरीन था, बाकी सारी क्वांटिटीज़ दूसरे वाटर की थी और कंपाउंड से। यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये इफ्लुएंट मिलता है, वहाँ पे 80% इसकी प्योरिटी होती है। मतलब 80% आपका ग्लिसरीन होगा, बाकी और क्वांटिटीज़ होंगी। वाटर अभी भी होता है 18 to 20%। तो उसको हम लोग किस में ले जाते हैं, स्टील में। मतलब स्टील भी क्या एक टाइप का डिस्टिलेशन टावर ही है, वहाँ पे भी हीटिंग करते हैं। तो बेसिकली हीटिंग करेंगे स्टीम की हेल्प से। तो यहाँ से जो हीटिंग करेंगे उसके बाद फिर फर्दर कंडेंस कर लेंगे। मतलब हीटिंग काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें जो आपका लाइटर कंपोनेंट है जैसे वाटर है वो फर्दर वेपराइज हो जाता है। वेपराइज हो जाता है तो उसको एयर से जो है कूल कर लेते हैं। तो एयर से कूल कर लेंगे तो आपका जो ये आपका ग्लिसरीन अगर थोड़ा बहुत वेपराइज भी होती है तो वो कंडेंस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये अंडर वैक्यूम इसको भी ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे स्टीम जेट इजेक्टर है तो वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से जो हमको लोग को ग्लिसरीन मिलती है वो ऑलमोस्ट 99% प्योर ग्लिसरीन मिलती है। तो उसको ले जाके टैंक में हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ से जो ग्लिसरीन मिली है इस प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने प्रोसेस किया वो येलो कलर की ग्लिसरीन होती है। अगर हमें मार्केट में रिक्वायरमेंट येलो कलर की है, जैसे बेसिकली स्टोरेज वगैरह में यूज़ करना है, तो वहाँ पे कलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, तो हम लोग येलो कलर के ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। ये फर्दर सेल्स के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह यूज़ करना है जहाँ पे उसकी ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब वाइट या ट्रांसपेरेंट कहिए तो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, ट्रांसपेरेंट कलर की ग्लिसरीन की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे हम लोग को फिर ये जो कलर आपका येलो कलर है वो निकालना पड़ेगा। तो उसकी मतलब हम लोग को ब्लीचिंग करनी पड़ेगी। कलर रिमूवल का मतलब होता है कि ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है जो सॉलिड्स वगैरह में। तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, एक टैंक में ले जाएंगे।
वहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन डालेंगे और ये इसको मिक्स करते एजिटेट करते रहते हैं। बेसिकली क्या है, एजिटेटर है, तो वहाँ पे एजिटेट करते रहते हैं जिससे प्रॉपर आपकी उससे मिक्सिंग हो जाए और आपका कलर पूरा जो है, ये जो कलर है, कलर इम्पार्टिंग कंपाउंड्स है, वो एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे आपका जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन को फ़िल्टर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को 99% वाइट ग्लिसरीन मिल जाती है। यहाँ पे येलो ग्लिसरीन थी, लेकिन अगर ग्लिसरीन हमें वाइट चाहिए तो बेसिकली उसको हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन से या ब्लीचिंग एजेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे तो एक्टिवेटेड कार्बन एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। तो यहाँ पे टैंक में हम लोगों ने येलो ग्लिसरीन को ले गए, यहाँ पे मिक्सिंग की और यहाँ से हम लोगों ने वाइट ग्लिसरीन ऑब्टेन कर ली। इस तरह से इस प्रोसेस से हम लोग सोप यहाँ से प्रोड्यूस कर लिए। टॉप से हम लोग को सोप मिल गया और बॉटम से हम लोग को ग्लिसरीन मिल गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है।